Hello everyone. This is class 9 history chapter 1 The French Revolution. So ये पार्ट 2 है. पार्ट 1 की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है. So हम लोगों ने पार्ट 1 में कुछ क्वेश्चंस पूछे थे एंड ऑफ दी पार्ट में, मतलब पूरा एंड ऑफ द सेशन में हम लोगों ने क्वेश्चंस पूछे थे. तो पहले उन क्वेश्चंस के आंसर ढूंढेंगे, फिर हम लोग आगे का चैप्टर कंटिन्यू करेंगे. तो पहला क्वेश्चन था, नेम द फिलोसोफर हु रोट द बुक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट. तो जीन जैक्वस रॉसवे ने ये बुक लिखी थी. इन विच ईयर द लुइस 16 बिकेम द किंग. तो 1774 में लुइस 16 किंग बना था. हु डिक्लेयर्ड देमसेल्व्स एज नेशनल असेंबली एंड वेयर. किसने अपने आप को नेशनल असेंबली बताया था? तो थर्ड स्टेट वालों ने इंडोर टेनिस कोर्ट में अपने आप को नेशनल असेंबली बनाया था. तो अब हम पढ़ेंगे आगे का चैप्टर. सो ये चैप्टर्स से 6 सेक्शन में डिवाइडेड है. पहले के 2 सेक्शन हम लोगों ने पार्ट 1 में कवर कर लिए थे, बाकी के 4 सेक्शन हम लोग पार्ट 2 में कवर करेंगे. तो अब आते हैं, फ्रांस एबॉलिशेस मोनार्की एंड बिकम्स रिपब्लिक. सो हम लोगों ने ये देखा कि सारा मोनार्क सिस्टम हट गया था उस रिवॉल्यूशन से, और फिर जो किंग लुइस 16 है उसने भी नेशनल असेंबली को एक्सेप्ट कर लिया था. और अब नेशनल असेंबली जो करती थी, जो डिसीजंस लेती थी, तो वही माना जाता था, और किंग भी नेशनल असेंबली के कंट्रोल में था. तो अब जो किंग लुइस 16 है ना, वो किंग प्रूशिया, जो प्रूशिया का जो किंग है, उसके साथ सीक्रेटली बातें करता था कि अब मुझे क्या करना चाहिए, मेरी जो प्रजा है या फिर मेरी जो जितनी भी मेरी जो कंट्री है वो मुझे रूल कर रही है, तो मुझे ऐसा कुछ करना पड़ेगा ताकि मैं उनको वापस रूल कर सकूं और मोनार्क सिस्टम वापस आ सके. तो नेशनल असेंबली को डर लगने लगे कि ये वापस तो कुछ ना कर दे. तो अप्रैल 1792 में नेशनल असेंबली ने एक वॉर घोषित कर दी प्रूशिया और ऑस्ट्रिया के बीच में. अब क्वेश्चन ये आता है कि प्रूशिया और ऑस्ट्रिया के बीच में क्यों घोषित की? उनका तो राजा लुइस 16 था. तो प्रूशिया के बीच में तो इसलिए क्योंकि लुइस 16 प्रूशिया के राजा के साथ बात कर रहा था, और ऑस्ट्रिया के साथ इसलिए क्योंकि लुइस 16 की जो वाइफ थी ना, वो थी मैरी एंटोइनेट, जो ऑस्ट्रिया से थी, और लोग उसको बहुत हेट करते थे, कोई भी उसको पसंद नहीं करता था. तो इन लोगों ने प्रूशिया और ऑस्ट्रिया के बीच में एक वॉर रख दी थी. तो अब हम लोग आते हैं थोड़ा बहुत फ्रांस के बारे में. तो फ्रांस का एक पैट्रियोटिक सॉन्ग था, वो था मर्साइलेसे. वो बहुत पैट्रियोटिक सॉन्ग था वहाँ का, बहुत चलता था वहाँ पे. और इसको कंपोज किसने किया था? तो रॉबर्ट दे लेल्से, इसने इसको कंपोज किया था. लेटर ऑन दिस बिकेम द नेशनल एंथम ऑफ फ्रांस. और बाद में यही मर्साइलेसे नेशनल एंथम बन गया था फ्रांस का. अब वापस आते हैं फ्रांस पे. तो एक जगह पे तो सब लोग वॉर लड़ रहे थे प्रूशिया और ऑस्ट्रिया के बीच में. दूसरी जगह पे जो बाकी का जो फ्रांस था, उसमें क्या हो रहा था? तो सारे के जो मेन है वो तो वॉर्स में इंक्लूडेड थे. तो जो भी घर का काम होता है वो वुमेन को करना पड़ता है, उन्हीं को पैसा कमाना पड़ता है, उन्हीं को फैमिली की पूरी देखभाल करनी पड़ती है. और जो फ्रांस है ना, उसमें एक पॉलिटिकल क्लब खुला था जो बहुत पॉपुलर था. पॉलिटिकल क्लब्स, वहाँ पे क्या लोग आते हैं, अपने कुछ पॉलिसीज डिस्कस करते हैं, अपने प्लान्स डिस्कस करते हैं और मज़े करते हैं. एक क्लब था. अब उनमें से जो मोस्ट सक्सेसफुल और पॉपुलर क्लब था ना, वो था जैकोबिन्स क्लब. उसका जो नाम आया था, वो उसका फॉर्मर एक था सेंट जैकब, वो पेरिस से था, वहाँ से उसका नाम आया जैकोबिन्स क्लब. अब उस जैकोबिन्स क्लब के बारे में और थोड़ा पढ़ेंगे. तो उस क्लब में ना शॉपकीपर्स, आर्टिशियंस, कुक, शू मेकर्स, वॉच मेकर्स, प्रिंटर्स सब आते थे. थर्ड एस्टेट में जितने भी लोग होते थे वो लोग सब आ सकते थे इस जैकोबिन क्लब में. जैकोबिन क्लब का एक लीडर भी था, वो था मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर. ये इस जैकोबिन क्लब का लीडर था. तो जैकोबिन क्लब वाले जो लोग थे ना, वो लोग लॉन्ग स्ट्रिप्ड ट्राउजर्स पहनते थे, एकदम बड़े बड़े स्ट्रिप्ड ट्राउजर्स पहनते थे. और इन लोगों को सैंस क्यूलोटिस भी कहा जाता था. तो ये क्यों कहा जाता था? क्योंकि सैन क्यूलोटिस का मतलब होता है दोज विदाउट नी ब्रीचेस. तो नी ब्रीचेस वाले वो लोग हैं जो नोबल्स वाले नी ब्रीचेस वाले ट्राउजर्स पहनते हैं. तो ये लोग तो नी ब्रीचेस वाले नहीं पहनते,
तो इसका मतलब ये लोग सैंस क्यूलोटिस है, यानी कि जो नी ब्रीचेस वाले कपड़े नहीं पहनते हैं, ये लोग लॉन्ग स्ट्रिप ट्राउजर्स पहनते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं। तो है ना, ये सब पूरा वॉर खत्म हुआ। फिर 10 अगस्त 1792 तो अचानक से ये जो जैकोबिन क्लब्स वाले जो लोग हैं ना, इन लोगों ने ट्यूलेरिस जो पैलेस है ना, ट्यूलेरिस पैलेस, उसको पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया। वहाँ पे राजा रहता था, उसको पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया। वहाँ के जो गार्ड्स हैं उनको मार दिए, और जो राजा है उसको हॉस्टेज कर दिया। हॉस्टेज यानी कि राजा उनके अंडर था, उसको बंदी बना लिया था थोड़े बहुत घंटों के लिए, घंटों यानी कि आवर्स के लिए। तो फिर द लुइस 16 वाज सेंटेंस्ड डेथ, उसको सजा सुनाई दी थी कि आपको मृत्यु दंड है। और 21 जनवरी 1793, ये याद रखना है, 21 जनवरी 1793 को लुइस 16 की डेथ हुई थी प्लेस दे ला कॉनकोर्ड में, इस जगह पे उसकी डेथ हुई थी। फिर इसके डेथ के बाद बहुत सारे चेंजेस आए फ्रांस में। तो एक तो वोटिंग सिस्टम में चेंज आया था कि जितने भी मेन जो 21 ईयर्स के अबव है ना, उनको वोटिंग सिस्टम का राइट दिया गया था। तो अब ये जो न्यू इलेक्टेड असेंबली थी ना, जो कि नए लोगों का असेंबली किया, तो इस न्यू इलेक्टेड असेंबली को हम लोग बोलने लगे द कॉन्वेंशन। और इस कन्वेंशन ने क्या किया, इसने मोनार्क सिस्टम को एबॉलिश कर दिया, बंद कर दिया। कब किया? 21 सितंबर 1792। तो 10 अगस्त 1792 में किंग को बंदी बना लिया था, और 21 जनवरी 1793 में उसको मृत्युदंड यानी कि डेथ कर दिया था उसका। और कन्वेंशन भी 21 सितंबर 1792 में आया था, और इसने मोनार्क सिस्टम को एबॉलिश बंद कर दिया था, और 21 ईयर्स के अबव लोगों को वोटिंग राइट्स दी थी। अब आता है रेन ऑफ टेरर। ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। तो रेन ऑफ टेरर यानी कि द पीरियड फ्रॉम 1793 to 1794 इज रेफर्ड एज द रेन ऑफ टेरर। तो उस टाइम पे क्या किया जाता था, अब आपको जैसे ये दिख रहा है ना, इसे बोलते हैं ग्यूलाइटन। इससे क्या किया था, इसी से मारा गया था किंग को। यहाँ पे क्या करते हैं, ये जो छेद है ना, इसके अंदर किसी का सिर डाल देते हैं, और ये जो ब्लेड है ना, इसको नीचे गिरा देते हैं। तो उससे क्या होगा, यहाँ पे इस साइड सिर होगी और इस साइड बॉडी होगी, और ब्लेड बीच से काट देगा उन दोनों को। तो उन दोनों को मतलब मार दिया जाता था। ऐसे उस टाइम पे लोगों को ऐसे मार दिया जाता था। अब वापस आते हैं हम लोग रेन ऑफ टेरर पे। सो मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर हैड अ सीवियर पनिशमेंट पॉलिसी। मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर हम लोगों ने पढ़ा था, कौन था ये? जैकोबिन क्लब का रिप्रेजेंटेटिव यानी कि लीडर। तो जैकोबिन क्लब वालों ने वो सब पूरा डिस्ट्रॉय किया था, उसका जो पैलेस है। तो मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर ना, उसकी बहुत चल रही थी, मतलब सब उसकी बात ही मान रहे थे। वो बहुत रिस्पेक्टेड पर्सन था। तो वो क्या करता था, उसको वो पनिशमेंट भी दे सकता था, और वो जो पनिशमेंट देता है वो बहुत सीवियर पनिशमेंट देता है। अपने सारी एनिमीज को वो लोग डेथ सेंटेंस कर देता है कि जो भी मेरे अपोज करेगा मैं उसको मार दूंगा। और अगर किसी ने भी कोर्ट में किसी ने भी उसको गिल्टी फाउंड किया ना कि हाँ ये गिल्टी है, तो उसको ग्यूलाइटाइन, जिससे लुइस 16 की मृत्यु हुई थी, जिससे वो मारा गया था, इसको जो ग्यूलाइटाइन बोलते हैं, उससे जितने भी कोर्ट के जितने भी लोग गिल्टी होते हैं उससे उनको मार दिया जाता है। तो गवर्नमेंट ने एक लॉज भी ऐसे बनाए थे जिससे जो वेजेस और जो प्राइसेस होते हैं ना, वो मतलब एक जगह पे ही रहेंगे, वो बार बार अप और डाउन नहीं होंगे, प्राइसेस बढ़ेंगे नहीं। वो लोग एक ही मतलब कि जैसे कि अगर ब्रेड का प्राइस है 100 तो वो 100 ही रहेगा, वो बढ़ेगा नहीं। और जो मीट और जो ब्रेड थे ना, वो रेशन थे, यानी कि एक ऐसे अमाउंट पे उनकी प्राइस थी जो लोग अफोर्ड कर सकते थे। पीजेंट्स को फोर्स किया जाता था कि आपका जितना भी ग्रेन्स है ना, वो आप सिटीज़ में जाके बेचो, मतलब सिटीज़ में ट्रांसपोर्ट कर दो अपना सारा जो भी आपको ग्रेन्स मिलता है अपने हार्वेस्ट से। तो अब मैक्सिमिलियन भी बहुत वो मतलब अपने लिए पैसा कमा रहा था,
जितनी भी कंट्री है उसको बहुत नुकसान हो रहा था, कंट्री को बहुत टॉर्चर कर रहा था। तो कंट्री को गुस्सा आया, उसने मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर को जुलाई में 1794 में गिलोटाइन कर दिया था, जिससे वही लोगों को मारता था उसी से उसकी मृत्यु हो गई, मतलब वो मार दिया गया था इसी गिलोटाइन से। ये डेट याद रखना, जुलाई 1794 को उसकी डेथ सेंटेंस हुआ था। अब आते हैं नेपोलियन बोनापार्टे। ये एक नया आदमी है इस पूरे हमारे फ्रेंच रिवॉल्यूशन में। तो अब सब गए, लुई 16 भी गया, मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर भी गया। तो जो पॉलिटिकल स्टेटस था ना जो फ्रांस का, वो बहुत ऊपर नीचे हो रहा था। तो उसको स्टेबल करने के लिए नेपोलियन बोनापार्टे आया था। उसने पूरे कंट्री को स्टेबल रखा, संभाला, कब क्या करना चाहिए वो बताया, फिर अपने एनिमीज से बचाया, वॉर्स में उसने अच्छी तरीके से मतलब पार्टिसिपेट किया था एंड ऑल। तो इसने फ्रीडम दिलाया था, इसने फ्रांस में इक्वालिटी की थी और बहुत पॉलिटिकल मूवमेंट्स भी किए थे ताकि फ्रांस इम्प्रूव हो सके और ये जितने भी इनइक्वालिटीज़ है वो सब हट जाए। तो ये बहुत बड़ा रोल था नेपोलियन बोनापार्टे का। हमारा सेकेंड सेक्शन है इस पार्ट का, तो वो है डिड वुमेन हैव अ रिवॉल्यूशन। वुमेन का क्या पार्टिसिपेशन था रिवॉल्यूशन में, वो लोग क्या करती थी, उनका भी कोई एक रिवॉल्यूशन हुआ था कि नहीं, तो वो हम लोग पढ़ेंगे इस टॉपिक में। हाँ, वुमेन का बहुत बड़ा रोल था इस पूरे रिवॉल्यूशन में। मोस्ट ऑफ द वुमेन बिलोंगिंग टू द थर्ड एस्टेट वर्कड फॉर अ लिविंग and their occupations included dressmakers, laundry workers, flower vendors, fruit and vegetable vendors, etc. तो वुमेन जो थर्ड स्टेट की जो वुमेन थी ना, वो लोगों के घर पे काम करती थी, वो लोग कुछ ड्रेस मेकर्स थी, लॉन्ड्री वर्कर्स, ऐसे काम करती थी ताकि उनके घर पे पैसे आ सके और वो लोग अपना घर चला सके। बट उनकी जो सैलरी होती थी ना, वो मेन से ज़्यादा नहीं होती थी। मेन की जितनी सैलरी है उससे कम ही होती थी वुमेन्स की सैलरी। they were not trained for any job and were largely uneducated. इन लोगों को कुछ ट्रेन नहीं किया जाता है कि कैसे आपको काम करना है, हम आपको सिखाते, ऐसा कुछ नहीं था। वो लोग अनएजुकेटेड थे और जो भी उनसे बस नॉर्मल काम किए जाते थे वही किया जाता था। पर जो नोबल्स की जो बेटियां थी ना, उनको स्कूल्स में पढ़ाया जाता था, पर थर्ड स्टेट वालों को नहीं किया जाता था, सिर्फ नोबल्स वालों को ही किया जाता था। वेलियर लोग थे ना, उनके पास पैसा था, इसलिए वो लोग अफोर्ड कर सकते थे स्कूल्स एंड ऑल। Women in the France were disappointed with the Constitution of 1791, which reduced them to passive citizens who had no political rights. They demanded political rights, right to vote, to be elected on the assembly, and to hold political office. अब जो हम लोगों का जो कॉन्स्टिट्यूशन निकला था 1791 से, उससे वुमेन्स को बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुआ था। क्यों? क्योंकि वो लोग तो पैसिव सिटीजन्स बन गई थी, क्योंकि एक्टिव सिटीजन्स तो वही थे जो मेन थे, ये तो वुमेन्स है। तो ये लोग के पास तो कोई पॉलिटिकल राइट्स ही नहीं है, दे कांट वोट। तो अब ये लोग कुछ डिमांड्स करते हैं कि नहीं, हम लोगों को भी वोट करना है और हम लोग भी असेंबली इलेक्ट करेंगे, हम लोगों को भी पॉलिटिकल ऑफिस होल्ड करना है, हम लोग भी पॉलिटिकल ऑफिस में रहेंगे, काम करेंगे। तो 60 क्लब खुले थे, जैसे हम लोगों ने पढ़ा था ना जैकबिन्स क्लब, पॉलिटिकल क्लब्स, वैसे ही 60 वुमेन्स क्लब भी खुले थे फ्रांस में। उसमें से सबसे ज़्यादा अच्छा और पॉपुलर था द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमेन। वो सबसे ज़्यादा पॉपुलर, फेमस और सक्सेसफुल था, और उनकी डिमांड्स भी यही थी कि वुमेन को भी वही एंजॉय मिलना चाहिए जितना पॉलिटिकल राइट्स मेन को मिलते हैं, उतने ही पॉलिटिकल राइट्स वुमेन को भी मिलने चाहिए, उनको भी वोटिंग राइट्स मिलना चाहिए। बहुत ये सब हुआ, फिर ये लोगों ने क्लब्स खोले, 60 क्लब्स खोले, एंड देन बहुत इस पर चर्चा हुई। तो फिर इस पे ये नतीजे भी क्या है कि ठीक है, हम लोग वुमेन्स के लिए भी कुछ लॉ पास करेंगे। एक तो कि उन लोगों को एजुकेशन मिल सकता है चाहे वो कोई भी स्टेट हो, और ये हम लोग कंपलसरी करेंगे कि सारे गर्ल्स को पढ़ाया जाएगा। फिर वुमेन्स को हम लोग शादी के लिए ज़बरदस्त नहीं करेंगे, तो जब वो लोग चाहेंगे उसी एज में उनकी शादी होगी और उसी से उनकी शादी होगी। और ये लोगों ने मैरिज को एक कॉन्ट्रैक्ट बना दिया था जो सिविल लॉ में
रजिस्टर होगा। और डिवोर्स भी ले सकते हो आप, वुमेन भी ले सकती है डिवोर्स और मेन भी ले सकते हैं डिवोर्स। वुमेन जॉब्स के लिए या फिर आर्टिस्ट के लिए या फिर कोई भी छोटे मोटे काम के लिए उनको ट्रेन किया जाएगा और वो लोग अपना खुद का बिजनेस भी खोल सकती हैं। इतने लॉज पास किए गए थे वुमेन के लिए ताकि उनमें इम्प्रूवमेंट आए, ताकि वो लोग इम्प्रूव कर सके, ग्रो कर सके और पॉजिटिव वे में ग्रो कर सके। अब हमारा फोर्थ पॉइंट है द एबोलिशन ऑफ स्लेवरी, सॉरी थर्ड पॉइंट है द एबोलिशन ऑफ स्लेवरी। स्लेवरी यानी कि मजदूरी, तो एबोलिशन यानी कि ख़त्म होना, तो मजदूरी का ख़त्म होना। तो जो फ्रेंच था ना, उन लोगों को मजदूरी की ज़रूरत थी। फ्रेंच नीडेड वर्कर्स फॉर प्लांटेशन इन एरियाज, बट the European did not want to work in far-flung or unknown lands. Thus, started a three-way trade in slaves between Europe, Africa, and America in the 17th century. ये याद रखना किन तीन के बीच में, यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका के बीच में, कब? 17th century में। This was known as triangular slave trade. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड क्या होता है? जब ट्रेड यूरोप, अफ्रीका और नॉर्थ अमेरिका के बीच में स्लेवरी का ट्रेड होता है तो उसे बोलते हैं ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड, और ये हुआ था 17th सेंचुरी में। अब जो स्लेवरी है उसके ऊपर बहुत हुए है कि किसी ने स्लेवरी शुरू कर दी वापस, किसी ने बंद कर दी, किसी ने वापस शुरू कर दी, इससे बहुत हुआ था। तो द नेशनल कन्वेंशन हम लोगों ने पढ़ा था जिसने 21 ईयर्स लोगों को वोटिंग राइट्स दी थी। तो वो जो नेशनल कन्वेंशन था उसने एक ऐसा लॉ पास किया 1794 में, एक ऐसा लॉ पास किया जिसने ये बता दिया कि स्लेवरी नहीं करना है। आप स्लेवरी को, उन लोगों ने एक इलीगल काम बोल दिया था कि अगर आप स्लेवरी करवाओगे तो आप एक इलीगल काम कर रहे हो। फिर 10 साल बाद हम लोगों ने पढ़ा कि नेपोलियन बोनापार्टे आया, तो उसने बोला कि नहीं, वापस स्लेवरी को री इंट्रोड्यूस करो, स्लेवरी होनी चाहिए। और जो भी वो स्लेव्स होंगे उनको कहा जाएगा अफ्रीकन नेग्रोइज। अफ्रीकन नेग्रोइज वो लोग होंगे जो स्लेवरी में काम करेंगे। पर वापस फिर स्लेवरी को अबॉलिश कर दिया था फ्रेंच कॉलोनी ने, कब? 1848 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। नेशनल कन्वेंशन ने लॉ पास किया था 1794 में, फिर री इंट्रोड्यूस किया था नेपोलियन बोनापार्टे ने, और आखिर में स्लेवरी कब खत्म हुई थी? 1848 में। ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स में पूछे ही जाते हैं। अब हमारा लास्ट टॉपिक है रिवॉल्यूशन एंड एवरीडे लाइफ। सो पीपल को बहुत सारी लिबर्टी मिल गई थी, लॉज मिल गए थे कि जिससे वो लोग, उनका जो लिवलीहुड है ना वो बहुत अच्छा हो गया था। पीपल के पास लिबर्टी थी, इक्वालिटी थी, फिर सेंसरशिप का एबॉलिशन हो गया था, फिर डिक्लेरेशन ऑफ मैंस एंड सिटीजन्स राइट्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग इसको फंडामेंटल राइट्स भी कह सकते हैं इंडिया में, तो वैसे ही वहाँ पे फ्रेंच में था। फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड फ्रीडम ऑफ प्रेस, ये तीनों फ्रीडम्स भी दिए गए थे। सो इट वॉज कि बहुत ज़्यादा चेंज आ गया था इस फ्रेंच रिवॉल्यूशन से। सो अब हम लोग इस पार्ट के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, इसके आंसर्स आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। On which date did the Louis XVI was sentenced death? Louis XVI को डेथ कब मिली थी? 23rd April 1795, 21st January 1793, 21st September 1792 या 21st June 1793? कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताना। Who reintroduced slavery in France? ध्यान से पढ़ो, who reintroduced लिखा है। लुइस 16, मॉन्टेस्क्यू, नेपोलियन बोनापार्टे या मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर? Which countries were involved in the triangular slave trade? यह भी हम लोगों ने पढ़ा था। यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, या फिर ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, अफ्रीका, या फिर यूरोप, अमेरिका, अफ्रीका, या फिर यूरोप, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया। इनमें से कौन सी कंट्रीज ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड में इन्वॉल्व थी? इसके आंसर्स हम लोग
चैप्टर 2 के फर्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे. So all the best and do write it in the comment section. Thank you. Hope you guys like our video. Do share this video. Do comment how did you like it and do subscribe to our channel Ask and Study. Thank you.